इतिहास के दौरान रोग के प्रकोपों ने मानवता को तबाह कर दिया था और कई बार ये महामारी ने पूरे इंसानी सभ्यता को ख़त्म कर दिया। आज हम ऐसे ही 7 महामारी के बारे में बात करेंगे जो पूरे मानव इतिहास को बदल के रख दिया, और उस महामारी का अंत कैसे हुआ उसके बारे में भी आज इस वीडियो में बात करेंगे। प्लेग ऑफ जस्टिनियन, नो वन लेफ्ट टू डाई। रिकॉर्ड किए गए इतिहास में सबसे घातक महामारी में से 3 एक ही वायरस यर्सिनिया पेस्टी एक घातक संक्रमण के कारण थे जिसे प्लेग के रूप में जाना जाता है। जस्टिनियन का प्लेग 541 BC में बीजांटिन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल में आया। ये मिस्र से पूरी दुनिया में फैल गया था। प्लेग ने कॉन्स्टेंटिनोपल को नष्ट कर दिया और पूरे यूरोप, उत्तर अफ्रीका और अरब में जंगल की आग की तरह फैल गया, जिससे लगभग 30 से 50 मिलियन लोग मारे गए, जो शायद पूरी दुनिया की आधी आबादी थी। डेपॉल यूनिवर्सिटी के इतिहास के प्रोफेसर थॉमस मर्केटिस कहते हैं, लोगों को बीमार लोगों से बचने के लिए इसे लड़ने के अलावा और कोई वास्तविक समझ नहीं थी। ब्लैक डेथ, द इन्वेंशन ऑफ क्वारंटीन। प्लेग वास्तव में कभी नहीं गया था और ये 800 साल बाद फिर से वापस आया। 1347 में यूरोप में हिट हुए ब्लैक डेथ ने सिर्फ 4 साल में 200 मिलियन लोगों की जान ले ली। मर्केटिस कहते हैं, बीमारी को रोकने के लिए लोगों को अभी भी छूत की कोई वैज्ञानिक समझ नहीं थी, लेकिन वो जानते थे कि इसका निकटता के साथ कुछ लेना देना है। यही कारण है कि वेनेसियन पोर्ट सिटी ऑफ रगुसा में फॉरवर्ड थिंकिंग अधिकारियों ने नए आने वाले नाविकों को तब तक अलग थलग रखने का फैसला किया जब तक कि वो साबित नहीं कर सकते कि वो बीमार नहीं थे। सबसे पहले नाविकों को उनके जहाज़ों पर 30 दिनों के लिए रखा गया था, जो वेनेसियन के कानून में एक टेंट्रिनो के रूप में जाना जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, वेनेसियन ने 40 दिनों के आइसोलेशन के लिए मजबूर किया गया। क्वारंटीन शब्द की उत्पत्ति और पश्चिमी दुनिया में इसके अभ्यास की ये शुरुआत थी। द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, सीलिंग ऑफ द सिक। ब्लैक डेथ के बाद लंदन ने वास्तव में कभी ब्रेक नहीं लिया। 1348 से 1665 के प्रकोपों में 300 वर्ष में लगभग हर 20 साल में एक नया प्लेग जीवित हो जाता, और प्रत्येक नए प्लेग महामारी के साथ ब्रिटिश राजधानी में रहने वाले 20% पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए। 1500 के दशक के प्रारंभ में इंग्लैंड ने बीमारी को अलग करने के लिए पहला कानून लागू किया। प्लेग से ग्रस्त घरों को एक पोल के बाहर घास के ढेर के साथ चिन्हित किया गया था। यदि आप संक्रमित थे तो परिवार के सदस्यों को सार्वजनिक रूप से बाहर जाने पर एक सफ़ेद पोल ले जाना पड़ता था। बिल्लियों और कुत्तों को बीमारी को फैलाने का आरोपी माना गया, इसलिए सैकड़ों हजारों जानवरों का होलसेल नरसंहार किया गया। द ग्रेट प्लेग ऑफ 1665 आखिरी और सदियों से चले आ रहे सबसे बुरे प्रकोपों में से एक था, जिनसे केवल 7 महीनों में 1 लाख लंदनवासी की जान ले ली। सभी सार्वजनिक मनोरंजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए पीड़ितों को जबरन उनके घरों में बंद कर दिया गया था। रेड क्रॉस उनके दरवाजों पर माफी के साथ एक दलील चित्रित किया गया था, लॉर्ड हैव मर्सी अपॉन अस। स्मॉल पॉक्स, ए यूरोपियन डिजीज रेफेजेस द न्यू वर्ल्ड। स्मॉल पॉक्स यूरोप, एशिया और अरब के लिए सदियों से एक स्थानीय खतरा था। एक लगातार खतरे ने 10 में से 3 लोगों को मार डाला और बाकी को पॉक मार्क वाली निशानों के साथ छोड़ दिया। लेकिन पुरानी दुनिया में मृत्यु दर विनाश की गर्त की तुलना में कम थी। यूरोपियन खोजकर्ता ने इस वायरस का पता लगाया था। तब आधुनिक मेक्सिको और यूएसए के लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी 0% थी, जिसके कारण इस वायरस ने हजारों लाखों लोगों को मार डाला। सदियों बाद स्मॉल पॉक्स एक वैक्सीन द्वारा समाप्त होने वाला पहला महामारी बन गया। 18वीं शताब्दी के अंत में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर नाम के व्यक्ति ने ये पाया कि मिल्क वायरस, जिसे स्मॉल पॉक्स कहा जाता है, वो स्मॉल पॉक्स बीमारी के वैक्सीन के लिए उपयोगी साबित था। जेनर ने
प्रसिद्ध रूप से अपने माली के 9 वर्षीय बेटे को स्मॉल पॉक्स और उसके साथ टीका लगाया। उसके बाद स्मॉल पॉक्स के वायरस से उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। जेनर ने लिखा, ये चेचक का सर्वनाश करता है जो मानव प्रजाति का सबसे भयानक संकट है। इस प्रथा का अंतिम परिणाम होना चाहिए। और वो सही था। लगभग 2 और सदियां लगी, लेकिन 1980 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषणा की कि चेचक यानी स्मॉल पॉक्स पूरी तरह से पृथ्वी के चेहरे से मिट गया है। कॉलेरा, ए विक्ट्री फॉर पब्लिक हेल्थ रिसर्च। 19वीं सदी के मध्य में इंग्लैंड के माध्यम से हैजा में दसियों हजार लोग मारे गए। प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांतों ने कहा कि इस बीमारी को एक मायाज़मा के रूप में जाना जाता है, लेकिन जॉन स्नो नाम के एक ब्रिटिश डॉक्टर ने संदेह किया कि रहस्यमयी बीमारी जिसने पहले लक्षणों के दिनों में अपने पीड़ितों को मार डाला, लंदन के पीने के पानी से फैला है। स्नो ने एक वैज्ञानिक शेरलॉक होम्स की तरह काम किया। अस्पताल के रिकॉर्ड और मुर्दाघर की रिकॉर्ड की जांच की, घातक प्रकोपों के सटीक स्थानों पर नज़र रखी। उन्होंने 10 दिनों की अवधि में हैजे से होने वाली मौतों का एक जियोग्राफिकल चार्ट बनाया और पीने के लिए एक लोकप्रिय शहर ब्रॉड स्ट्रीट पम्प के आसपास 500 घातक संक्रमणों का एक समूह पाया। स्नो लिखते हैं कि as soon as I became acquainted with the situation and extent of this eruption of cholera, I suspected some contamination of the water of the much frequented street pump in Broad Street. कुत्ते के प्रयास के साथ स्नो ने स्थानीय अधिकारियों को ब्रॉड स्ट्रीट पर पंप हैंडल को अच्छी तरह पीने के पानी के लिए हटा दिया, इसे अनुपयोगी बना दिया और जादू की तरह संक्रमण सूख गया। स्नो के काम ने हैजा को रातों रात ठीक नहीं किया, लेकिन इसने अंत में शहरी स्वच्छता में सुधार लाने और पीने के पानी को दूषित होने से बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ दिया। हालांकि विकसित देशों में हैजा काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है, फिर भी ये तीसरी दुनिया के देशों में पर्याप्त कमी है। प्री हिस्टोरिक एपिडेमिक। लगभग 5000 साल पहले एक महामारी ने चीन के एक प्री हिस्टोरिक गाँव को मिटा दिया था। मृतकों के शवों को एक घर के अंदर भर दिया गया था, जिसे बाद में जला दिया गया। किसी भी उम्र के लोगों को नहीं बख्शा गया, क्योंकि किशोर के कंकाल, युवा के कंकाल और मिडिल एज लोगों के कंकाल एक घर के अंदर पाए गए। अब इस आर्कियोलॉजिकल साइट को हेमिंग मांगा कहा जाता है और पूर्वोत्तर चीन में सबसे अच्छा प्रिजर्व्ड प्री हिस्टोरिक साइट में से एक है। आर्कियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल अध्ययन ये बताता है कि ये महामारी बहुत जल्द हुई थी, जिसकी वजह से उचित दफन के लिए समय नहीं मिला और साइट फिर से आबाद नहीं हुई थी। हेमिंग मांगा की खोज से पहले एक और प्री हिस्टोरिक मास बरियल साइट की तारीख, जो लगभग उसी समय की थी, पूर्वोत्तर चीन में मियाओजिगो नामक साइट पर पाई गई थी। साथ में इन खोजों से पता चलता है कि एक महामारी ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया था। प्लेग ऑफ एथेंस। लगभग 430 BC में एथेंस और स्पार्टा के बीच युद्ध शुरू होने के लंबे समय बाद तक 5 साल तक चली एक महामारी ने एथेंस के लोगों को तबाह कर दिया। कुछ अनुमानों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 1 लाख तक पहुंच गई थी। ग्रीक इतिहासकार थियोसिडाइस लिखा है कि पीपल इन गुड हेल्थ वर ऑल ऑफ ए सडन अटैक्ड बाय वायलेंट हीट्स इन द हेड एंड रेडिनेस एंड इन्फ्लेमेशन in the eyes, the inward parts such as the throat or tongue becoming bloody and emitting an unnatural and fetid breath। अच्छे स्वास्थ्य वाले लोग, उनको अचानक उल्टियाँ आना शुरू हो गई और उनको बुखार आना शुरू हो गया और उनकी आँख में लाली पड़ गई। वास्तव में ये महामारी काफ़ी समय से वैज्ञानिकों के बीच बहस का एक स्रोत रही है। टाइफाइड बुखार और इबोला को इस बीमारी के साथ जोड़कर देखा जाता है। कई विद्वानों का मानना है कि युद्ध के कारण भीड़ भाड़ ने महामारी को बढ़ा दिया।
स्पार्टा की सेना मजबूत थी, जिसने एथेनियाई लोगों को लंबी दीवारों नामक किलेबंदी की एक श्रृंखला के पीछे शरण लेने के लिए मजबूर किया, जिसने उनके शहर की रक्षा की। महामारी के बावजूद युद्ध जारी रहा। 404 बीसी तक खत्म नहीं हुआ, जब एथेंस को मजबूर होना पड़ा स्पार्टा के सामने हार मानने के लिए।